जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 88 है और इसके पहले हम लोग 87 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए इन रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भाई साहब मत भूलना। इसका पीडीएफ फाइल और ये न्यू बुक का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिलता रहता है हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई जल्दी जाओ और ज्वाइन होकर आओ। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, ये प्रश्न है लैंग्वेज के बेस पर। देखिए प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है कि कक्षा के एक समूह में, एक मिनट दोस्त, हल्का सा प्रश्न को मुझे लगता है बड़ा करना पड़ेगा, आपको दिखने में परेशानी भी हो रहा होगा। देखिए अब ठीक हो गया। एक कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 लैंग्वेज है, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली। सबसे पहले ये तीनों भाषा के बीच किस प्रकार का वेन डायग्राम बन सकता है, तो भाई ये ऐसे बनेगा। एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया और एक ये सर्किल हो गया। मैं मान लिया कि यह इंग्लिश लैंग्वेज का सर्किल है, यह हिंदी लैंग्वेज का सर्किल है और यह बंगाली लैंग्वेज का सर्किल है। अब देखना यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया गया है, इंग्लिश में 6 छात्र बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 6 हो गया ओवरऑल। हिंदी में 15 छात्र बोल सकते हैं, ये 15 हो गया, और बंगाली में 6 छात्र बोल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो अब देखना उसके बाद यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ। अब यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषा बोल सकता है। अब देखिए तीनों भाषा एक छात्र बोल सकता है, तो ये पॉइंट तो क्लियर यहाँ पर है कि बीच में यहाँ पर एक आएगा। देखिए ये इसका भी और इसका भी। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन भाषा बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश, हिंदी बंगाली, इंग्लिश बंगाली, ये स्पष्ट नहीं है। तो मैं मान लिया, आपको यहाँ पर मान लेना है कि यह 2 जो छात्र हैं सपोज दैट वह इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 हो गया। क्लियर हो गया। आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो। मैं मान लिया इंग्लिश हिंदी मान लिया, आप हिंदी बंगला भी मांग सकते हो, या आप इंग्लिश बंगला भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इतना स्पष्ट हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, हमें ये पता करना है। देखिए सबसे पहली बात, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि केवल इंग्लिश कितने छात्र बोलते हैं। देखिए ये जो पूरा जो सर्किल है ये इंग्लिश का सर्किल, एकदम ध्यान से भाई समझना, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। देखिए पूरा सर्किल में 2 1, ये तो हिंदी वाले भी हैं और ये बंगला वाले भी हैं। तो 6 में से जब मैं माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, यानी कि देखिए यह पार्ट, यह एक ऐसा पार्ट बच गया जो ओनली इंग्लिश से बोलने वाले छात्र यहाँ पर होंगे। तो इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ हिंदी वाला। देखिए हिंदी वाला में टोटल 15 हैं, 15 में से 2 1, यानी कि 3, ये तो कुछ और भाषा बोलने वाले भी हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 12 ऐसे छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। देखिए ये पार्ट हो गया। उसी प्रकार से बंगला का मैं बात करता हूँ। बंगला ओवरऑल 6 बोलते हैं, जिनमें से एक छात्र ऐसे भी हैं जो इंग्लिश हिंदी के साथ बंगला भी बोलते हैं। तो 6 में से एक यहाँ पर घट जाएगा, तो 5 ऐसे छात्र बन जाएंगे जो केवल बंगला बोलते हैं। देखिए ये पार्ट।
तो इस प्रकार से वेन डायग्राम के ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में भाई फंस जाते हैं, आपको साफ नहीं फंसना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप उसको इसी प्रकार से हल करिए। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कि इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो बस आप यहाँ पे काउंटिंग कर लो, ये 2 हैं, देखिए यहाँ पर ये, तो ये 12 5 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी कि 20 3 23 हो गया। तो इस कक्षा में टोटल 23 छात्र हैं। देखिए 23 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रकार से आपका ये वेन डायग्राम का प्रश्न सॉल्व यहाँ पर हो गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर रहेगा। देखिए ये प्रश्न है 21 नंबर। यह प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और इसमें जो पैटर्न है वह भाई इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, 896 14 8। यहाँ पर क्या किया है, देखिए 14 में 8 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। ओहो, ऐड करने पे नहीं होगा, रुकना 1 मिनट। देखो 14 में 8 के स्क्वायर से गुना करेगा तो ये देखो 896 यहाँ पर हो जाएगा। स्पष्ट? अभी आपको खुश नहीं होना है भाई, अभी दुखी रहो। अब आना इस वाले में। देखो यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पे 6 है। अब देखो यहाँ पे 12 में गुना करना है 6 के स्क्वायर से, तो ये 432 हो जाएगा। क्लियर? अब स्पष्ट हो गया कि इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज हो रहा है। तो बस आप यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें कर लो। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मुझे 18 में गुना करना पड़ेगा 5 के स्क्वायर से, तो ये 25 हो गया। 25 8 200 होता है, 0 20 और 25 20, यानी कि आपका हो गया 45, यानी कि 450 हो गया। तो 450 यहाँ पर फिलअप होने वाला है, 450। देखते हैं ऑप्शन इसका किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन में 450 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। अंतरिक्ष का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है, तो आपको बताना है प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री, जो यात्री वहाँ पे जाते हैं उसे कहा जाता है अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। तो भाई प्रयोगशाला में जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। ये तो स्पष्ट है, कॉमन सेंस का भाई ये क्वेश्चन है। और देखिए वैज्ञानिक दिया गया है, ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये प्रश्न एंड तर्क का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, और देखिए प्रश्न में कहा गया है कि क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। देखिए प्रश्न में कहा गया है साफ साफ कि भारत में हॉलीवुड जो फिल्म है उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। अब भाई क्यों? क्योंकि वे भारत के बच्चे और युवा पीढ़ी के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं, ये कहा गया प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है तर्क, यानी कि आर्गुमेंट। अब देखिए तर्क नंबर यहाँ पे 1 बताना है कि सही है कि गलत है। इसमें कहा गया है नहीं, मतलब बैन नहीं लगाना चाहिए। अब देखो भाई बैन नहीं लगाने के पीछे यहाँ पर रीजन क्या दिया गया है। अब इसी रीजन को पकड़ना है। यदि ये रीजन सही है तो तर्क सही होता है, और यदि ये रीजन गलती हो गया तो भाई तर्क गलती हो जाएगा। देखो नहीं कहने के पीछे रीजन यह है, वे उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों और भिन्न भिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। देखिए यह जो रीजन है, यह रीजन नहीं कहने के पीछे एकदम एग्जैक्ट सुटेबल यहाँ पे बैठ रहा है भाई। इसलिए कंफर्म हो गया कि यह जो तर्क है, यह तर्क यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आना नंबर 2, हाँ बैन करना चाहिए। अब देखो हाँ कहने के पीछे रीजन यहाँ पर क्या दिया गया है। हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती हैं। अब बताओ भाई ऐसा कोई रीजन होता है क्या, इसलिए उसको बैन कर दो।
ये परफेक्ट रीजन है हाँ कहने के पीछे? बिल्कुल नहीं है, हमारा कॉमन सेंस गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए स्पष्ट हो गया कि ये भाई रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे तर्क है, आर्गुमेंट यहाँ पे सही कौन है? ओनली तर्क 1, ये पुष्ट है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ये ऑप्शन 1 है और ये 2 है, 3, 4। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल तर्क 1 पुष्ट है। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से बनेगा। वैसे इजी प्रश्न है ये, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए 5 को किया गया है 13, तो इसमें 2 से गुना और यहाँ पे 3 प्लस हो गया, ये हो गया 13। अब देखिए 13 को लिखा गया है 29, तो यहाँ पर 2 से गुना ये 26 और 26 3 29 हो गया। तो उसी प्रकार से भाई 29 में क्या करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे और प्लस यहाँ पे 3 करेंगे। तो देखिए 2 से गुना करने पर ये होगा 58 और 58 3 61, यानी कि 61 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और देखिए 61 दिया गया है ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। अब देखिए यहां पर कौन सा निष्कर्ष यहां पे सही है आपको ये बताना है। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट, देखना भाई, ये कथन है। पहला कथन दिया गया है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं, नर्तकियां हैं। अब देखना यहां पर सभी गर्ल क्या हैं, अच्छी नर्तकियां हैं, यही ना भाई। मैं मान लिया कि ये एक गर्ल है, ये गर्ल है और सभी गर्ल क्या हैं, अच्छी नर्तकियां हैं। यहां पर ये हो गया, अच्छी नर्तकियां हैं। नर्तकिया या नर्तक भी आप यहाँ पे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हो गया। अब देखना उसके बाद सभी अच्छे नर्तक या नर्तकियां कलाबाज हैं, यानी कि देखो इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, ये हो गया कलाबाज, ये क्या हो गया, कलाबाज हो गया। उसके बाद नंबर 3, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं, यानी कि स्पष्ट हैं कि यहाँ पर ये सम का केस बन जाएगा, कलाबाज और ये बॉय के बीच हो गया। ये फिगर हो गया स्टेटमेंट का। अब मुझे पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। निष्कर्ष नंबर 1, मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। देखो भाई लड़के और अच्छे नर्तक के बीच यहाँ पे सम का केस बन रहा है, लेकिन इसमें आना फिगर में लड़के और अच्छे नर्तक के बीच देखो यहाँ पर नॉन का केस बना है, इसलिए स्पष्ट है कि भाई ये तो गलत हो गया। नंबर 2 आना, मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक या नर्तकियां हैं। देखिए कलाबाज और नर्तक के बीच में यहाँ पे अल का केस बना है, और देखिए यहाँ पर ये कलाबाज हैं और ये नर्तक हैं, यहाँ पे तो भाई सम का केस बनेगा, स्पष्ट है जी ना, तो इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब आना नंबर 3 पर, मेरी कक्षा के सभी लड़कियां कलाबाज हैं। देखिए गर्ल और कलाबाज के बीच में यहाँ पर अल का केस बना है, और देखिए यहाँ पर ये तो गर्ल हैं और ये कलाबाज हैं, यहाँ पर अल का केस भी बना है, इसलिए ये तो भाई सही हो गया। केवल नंबर जो 3 है निष्कर्ष कंक्लूजन है वह सही है इसका। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन 1 तो भाई नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, इसलिए यही यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये आपको इसमें बताना है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपको वैसी संख्या का पहचान करना है इसमें
जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं जी। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पर 31 है, 24 हैं और ये 97, 28, 63, 05 और 20, 15 हैं। यहाँ पे जो लॉजिक है भाई ना वह इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ध्यान से एकदम। 3 4 में गुना करेंगे तो 4 12, और देखिए 12 का 12 हो गया। ओके, 9 और 8 हैं, 9 8 में गुना करेंगे, 9 8 72, 72 का 72 हो गया। देखना अभी भाई, ये देखना 6 हैं, ये 5 हैं, 6 5 30, 30 का 30 हो गया। ये तीनों का लॉजिक एकदम सेम है, लेकिन इसमें आना, इसमें तो भाई जिंदगी यहाँ पे सुनसान हो गया। ये 2 हैं और ये 5 हैं, 2 5 10 होता है, 10 ऐसे लिखाता है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, 0 1 है। तो इसलिए स्पष्ट है कि इस श्रेणी में 20 जो 15 है यह संबंधित नहीं है इस श्रेणी से। और देखिए 20 जो 15 है यह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, जो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वैसे प्रश्न, ये कोडिंग के प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं भाई। देखो यहाँ पे जो हमें कोड निकालना है, राम, दियर और सीमा वर्क का कोड निकालना है। सबसे पहले मेरा मोटो है, पहले ढूंढना है यहाँ पर राम और दियर का कोड क्या होगा। देखिए राम यहाँ पर हैं और देखो भाई राम यहाँ पर है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इधर से तो राम कॉमन हो गया, इधर से देखिए यहाँ पे जो कॉमन होगा, हाँ देखिए ये HUGE, देखिए HUGE, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि राम का कोड क्या हो गया, HUGE, इतना स्पष्ट। अब उसके बाद अब आना दियर पर, देखिए ये दियर हैं और यहाँ पर भी, इसमें भी दियर यहाँ पर है, तो इधर से दियर दियर यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखना दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, इस साइड में यहाँ पे TRE है और यहाँ पर भी TRE है, तो स्पष्ट हो गया कि दियर के यहाँ पर ये TRE हो जाएगा। अब और में आना, अब मेरा मेन मकसद क्या है, सीमा का भाई। देखो सीमा है, अब सीमा कहाँ कहाँ है, अब आना इसमें, सीमा केवल इसी में है। देखिए इसमें दियर का तो कोड TRE हो गया, एक स्टडी है, यदि स्टडी का कोड में छांट दूं तो सीमा का कोड यहाँ से हमारा निकल जाएगा। अब देखना यहाँ पर ये स्टडी यहाँ पर है और फिर स्टडी यहाँ पर भी है। देखिए दोनों में जो कॉमन है यहाँ पर ये DOW और DOW, स्पष्ट है कि स्टडी का कोड DOW होगा। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि सीमा का जो कोड है वह NOE हो जाएगा। तो यहाँ पर NOE हो गया, किसके लिए, सीमा के लिए। अब आना वर्क पर, कहाँ पर आना है भाई, वर्क पे आना है। देखिए वर्क कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर है, ये वर्क है, तो वर्क का जो बच गया है क्या, TYO, तो TYO जो कोड हो गया वर्क का हो गया। तो इस प्रकार से राम का HUGE, दियर का TRE और सीमा का NOE और वर्क का TYO। और देखिए यह जो कोड है यह कोड दिया गया है, ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, देखिए ऑप्शन 3 में दिया गया है, ये स्पष्ट, इसलिए यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए लड़कों के एक समूह में रोहन जो है जीशान जितना शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीशान है वह रोहन से शक्तिशाली है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ये जीशान है यह रोहन से शक्तिशाली है। ओके, उसके बाद आना मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है। मैथ्यू, यहाँ पर जो ये मैथ्यू हो गया पॉल से अधिक शक्तिशाली है, क्लियर।
उसके बाद सुभाष रोहन से कमजोर हैं लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों में अधिक शक्तिशाली रोहन हो गया और रोहन से कम शक्तिशाली सुभाष हो जाएगा और इससे कम शक्तिशाली यहाँ पर ये पॉल हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अखिल जिसान से अखिल जो हैं जिसान के बराबर शक्तिशाली हैं लेकिन सुजीत से कमज़ोर हैं। तो देखो भाई यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि जो सुजीत हैं यह शक्तिशाली हैं अखिल से भी और जिसान से भी, भले ये दोनों इक्वल यहाँ पर हैं। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैथु रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी कि रोहन इसमें शक्तिशाली हो गया किससे? मैथु से। देखो भाई यही यहाँ पर चर्चा किया गया। मैं इसको क्यों लिखा, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है भाई, मैं इसको इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया ताकि मतलब क्वेश्चंस आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझ में आए। ओके, अब देखना, अब मुझे इसको बैठाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, देखिए जो ये सुजीत जो है ना, यह अखिल और जिशन के मतलब इससे बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो सुजीत हैं यह बड़ा है किसके, किससे? अखिल, मतलब शक्तिशाली है अखिल जिशन, अखिल और जिशन से। हो गया, भले ही दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाए। अब देखना उसके बाद ये जो जिशन जो है ना वह है रोहन से बड़ा है, देखो मतलब शक्तिशाली है। देखिए ये जिशन रोहन से शक्तिशाली है, इसलिए स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर रोहन आएगा, यहाँ पे रोहन आ गया भाई ना। अब देखना जो रोहन है वह है मैथु से भी शक्तिशाली है और वह सुभाष से भी शक्तिशाली है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो रोहन है यह शक्तिशाली हैं मैथु या सुभाष। ओके, अब देखना जो मैथु हैं पाल से शक्तिशाली हैं और जो सुभाष हैं ये भी पाल से शक्तिशाली हैं, यानी कि मैथु या सुभाष जो है यह पाल से यहाँ पर ये शक्तिशाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बैठ जाएगा, रैंकिंग इनका इस प्रकार से यहाँ पर होगा। अब देखना यहाँ पर प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, लड़कों के दिए गए समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है? सबसे, तो भाई यहाँ पर जो सुजीत है यह सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे कोडिंग का प्रश्न है और इसमें जो लॉजिक है वह इस प्रकार से होगा। देखिए ये जी है, जी लिखा गया है 3 और ओ लिखा गया है 6 और ए 7 और एल यहाँ पर 1 है। देखिए इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको ज्यों के त्यों वाला लॉजिक यहाँ पे डालना है भाई। देखो ये हैंग है, इसमें लिख दो, यहाँ पर देखो एच है, तो देखिए एच का कोड क्या है 4 हो गया, ए है, ए का 7 हो गया, एन का 8 और जी का 3 हो गया, कितना आ गया 47 83 आ गया। देखिए ये ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नॉन वर्बल का प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो एक आकृति है वह असंगत है। इसमें 3 आकृति किसी न किसी माध्यम से संगत है और एक असंगत है, उसे पता करना है। यहाँ पर जो लॉजिक है भाई इस प्रकार से यहाँ पे होगा, ये फिगर 1 और ये फिगर 3 और ये फिगर 4, फिगर 1 3 4 यह स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर है।
W हो गया, H हो गया, L हो गया। लेकिन फिगर 2 में दिया गया जो O है यह स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना है। इस लॉजिक से स्पष्ट हो गया कि जो यहाँ पर विषम होने वाला है, जो यहाँ पर ऑड होने वाला है, जो यहाँ पर असंगत होने वाला है, वह फिगर 2 हो जाएगा। देखिए फिगर 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का, लेकिन इसका उत्तर बहुत बच्चे गलती मारे होंगे। अच्छा आप लोग बताना कितने मेरे जो दोस्त हैं इसका उत्तर सही मार रहे हैं। आप लोग भाई मारिए और आप लोग कमेंट करना पक्का, सबका कमेंट में देखूंगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लेब्राडोर का संबंध कुत्ता से है, तो इसी प्रकार का संबंध किस ऑप्शन में दिए गए शब्दों के बीच है आपको बताना है जी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, बताइए, कमेंट करिएगा। सबका कमेंट में देखना वाला हूं मेरे भाई, सब लोग कमेंट करना, सब लोग बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो लॉजिक यहाँ पर है ना, ये लेब्राडोर है और ये कुत्ता है। लेब्राडोर होता है दोस्त, यह एक प्रकार का शिकारी कुत्ता है जो कनाडा में पाया जाता है। तो इसलिए स्पष्ट हुआ कि इसका लॉजिक भाई इस प्रकार से है। कन्फर्म। अब आपको इसी प्रकार का लॉजिक वाला शब्द आपको भाई ढूंढना है। देखिए आना ऑप्शन 2 में। देखिए ऑप्शन 2 में क्या है, ये जैज हैं और ये संगीत हैं। देखिए ये तो संगीत है, जैज एक प्रकार का संगीत की शैली है जो यूके में पाया जाता है। तो भाई लेब्राडोर और कुत्ता वाला जो लॉजिक है वही लॉजिक भाई देखो ऑप्शन 2 में यहाँ पर अप्लाई हो गया ना। स्पष्ट है कि इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा, जैज संगीत। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। कुछ कुछ क्लासिफिकेशन जो होता है वह टॉप हो जाता है। बहुत बच्चे देखो क्लासिफिकेशन के प्रश्न तो कर पाते हैं लेकिन भाई गलती हो जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वैसे इजी प्रश्न है और यहाँ पे ये पूछा गया है वेन डायग्राम का। ये विश्व है, एशिया, भारत, तो यहाँ पर भारत आएगा, फिर एशिया आएगा और फिर यहाँ पर विश्व आएगा। तो इस प्रकार का बनने वाला है वेन डायग्राम। और देखिए यह दिया गया है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है लेकिन इसमें जो पैटर्न है वह पैटर्न बहुत भाई अच्छा होने वाला है। यहाँ पर हल्का से यहाँ पर मिस्टेक किया गया। देखिए ये जो 65 है ना, ये 65 के स्थान पर 63 होना चाहिए, तब ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पर और उत्तर भी यहाँ पे सेम आ रहा है। देखिएगा कैसे, तो भाई ऐसे, ये 2 हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 1 - 24 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 1 - सरजी 63 हो गया। खुशी खुशी हो गया था। 11 का स्क्वायर 121, 1 - 120 हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 14 है, 14 यहाँ पर हवन हो, देखिएगा 14 के स्क्वायर 196 होता है, 1 माइनस करेंगे तो 195 आ जाएगा। और देखिए 195 यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। और देखिए 195 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 195। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया नंबर सीरीज का प्रश्न। ये 37, 52, 72, 97। यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से होगा। देखिएगा 37, 52, तो यहाँ पर 15 प्लस हो गया रे मेरे बाबू। 52, 72 यहाँ पे 20 प्लस हो गया। और 72, 97 यहाँ पे तो 25 प्लस हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ये 97, 127 हैं,
तो यहाँ पे 30 प्लस हो गया। पैटर्न आपको बुझा गया है कि 5 5 5 5 बस बढ़ा दिया है, तो 127 में अब मैं 35 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 3 2 5 और 6 यानी कि 162 हो जाएगा। देखिए 162 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो आ गया ना, मैं आपसे कहा था कि इस प्रकार का अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न अब आने वाले शिफ्टों में पूछा गया है। एकदम छीछा ले लेदर एकदम भइल बा, ऐसा प्रश्न बहुत पूछल बा। 91 प्रश्न है। यहाँ पर इस एरो का मतलब स्पष्ट है कि ए के बारे में चर्चा हो रहा है। अब मैं देखो सीधे में आ रहा हूँ प्रश्न पर, क्या हमसे पूछा गया है। रोहन ऋषि के अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। मतलब क्या है, जो रोहन है ऋषि का क्या है, ये हमें पता करना है। ओके ओके ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करूँ। हल्का सा मुझे इसको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ क्या। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये रमेश और ये ऋषि, इसके बीच में एरो ऐसे हैं तो इसके बारे में चर्चा होगा। जो रमेश हैं ऋषि का भाई है, तो यहाँ से क्लियर ये हुआ कि मैं मान लिया कि रमेश यहाँ पर है। रमेश ये भाई हो गया किसका, ऋषि का। यहाँ पर ऋषि आ गया, ऋषि। ओके, अब आना इस वाले में, एरो इस प्रकार से हैं तो ऋषि के बारे में चर्चा होगा। और ये कौन है, रुचिका है। देखिए रुचिका का ऋषि कौन है, ग्रैंड फादर है, यानी कि दादाजी हैं, स्पष्ट दादाजी हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो ऋषि हो गई, यह कौन है ऋषि भाई, यह दादाजी हैं, यानी कि यह तो मेल बन गए। और इनका किसका दादाजी हैं, रुचिका के। अब देखो भाई इसका एक पुत्र होगा। अब पुत्र कौन है ये तो फिक्स नहीं है, बाद में फिक्स हो जाएगा। अब देखिए पुत्र का लड़का या लड़की है, अभी ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन कौन होगी, रुचिका होगी, होगी ना जी, स्पष्ट ये हो गया। तभी ना रुचिका ऋषि को दादा कहेगी या कहेगा, इतना स्पष्ट हो गया। अब देखना एरो इस प्रकार से है, तो रुचिका के बारे में चर्चा हो रहा है। कौन कर रहा है भाई, शीतल कर रहा है। शीतल का रुचिका कौन है, तो भाई नायक है। नायक मतलब क्या होता है, भतीजी, भतीजी। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि देखो शीतल, देखो रुचिका के जो पापा जी हैं इनकी एक बहन है, और बहन का नाम क्या है, शीतल है। यहाँ पर ये शीतल हो गई, तभी ना भाई शीतल इसको भतीजी कहेगी, स्पष्ट हो गया। जब ये भतीजी कहेगी तो रुचिका यहाँ पर ये फीमेल बन गई, क्लियर हुआ। चलो अब उसके बाद आना, अब देखना ये रोहन है और यहाँ पे ये शीतल है। अब देखिए शीतल के बारे में चर्चा हो रहा है, तो भाई रोहन क्या कह रहा है कि रोहन शीतल क्या है, बहन है। रोहन की शीतल क्या है, बहन है। तो ये तो भाई बहन पहले से ही बन गई है। चलो, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा रोहन भाई। तो इस प्रकार से ये चार्ट यहाँ पर बन गया। अब देखना यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रोहन और ये ऋषि, यानी कि रोहन जो है ऋषि का कौन है, ठीक है। अब देखो रोहन तो भाई यहाँ पर है, ऋषि यहाँ पर है, तो ऋषि का ये तो बेटा है ना। रोहन कौन है, ऋषि का बेटा है। अब देखिए भाई ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। रोहन ऋषि का बेटा है, यह दिया गया है ऑप्शन 1 में नहीं, ऑप्शन 2 में नहीं, ऑप्शन 3 में दिया गया है रोहन ऋषि का बेटा है। यही राइट उत्तर हो जाएगा।
तो जीवन में जब भी इस प्रकार का ब्लड रिलेशन का प्रश्न भाई दिख जाए NTPC CBT 2 या ग्रुप डी में, तो एकदम धुआं उड़ा देना है भाई। ऐसा प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, एकदम इसको सीख जाओ, माइंड में डाल लो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस 3 की संख्याओं के बीच, अब देखो 3 की यहाँ पर ये है 6, 42, 336 की संख्याओं के सदृश संबंध हैं। मतलब ये तीनों संख्याओं में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध दिए गए ऑप्शन में किस संख्याओं के बीच है, ये आपको पता करना है। देखिए पहली बात, ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो यहाँ पे 6, 42, 336 यहाँ पर हैं, तो देखो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पर ये 6, 42 इसमें 7 से गुना हो गया, और ये 42 में 7 से, देखो यहाँ पर जो गुना हुआ है 8 से यहाँ पर हो गया है, स्पष्ट। अब देखो इसी प्रकार का लॉजिक देखना, ऑप्शन 1 में 7 में यहाँ पे 3 से हुआ है, ये तो भाई होगा नहीं। ऑप्शन 2 में ये 9, 6 हो गया, ये भी भाई नहीं यहाँ पर होगा। देखना ऑप्शन 3 में, देखना भाई 4 में 7 से गुना ये 28 हो गया, 28 में 8 से गुना, 8 में 8 से 64, 4 6, 8 दूनी के 16, 6 22, यानी कि स्पष्ट हो गया कि यही लॉजिक जो है ऑप्शन 3 में अप्लाई हो गया। देखो ऑप्शन 4 में तो अप्लाई होवे नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन 3 यानी कि 4 और ये 28, 224 राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया भाई, कहा ना एकदम छीछा लेदर भाई हुआ है ऐसा प्रश्न। देखिए अब आपको पूरा यहाँ पर भाई सीख जाना है, अब नहीं आपको डरना है। हल्का रुको, मैं प्रश्नों को मैं सेट कर दूँ पहले, देखना। देखिए ये हो गया, और देखो यहाँ पे क्या पूछा गया प्रश्न में, जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, यानी कि जो जोसेफ है जॉन को क्या कहेगा यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। अच्छा ये बात है, आइए देखते हैं भाई इसको। देखिएगा कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट आप कहीं से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। देखो डेविड और यहाँ पे ये सारा है, ये सारा। देखिए डेविड और सारा के बीच में जो एरो है वह इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर सारा के बारे में चर्चा होगा। सारा कौन है, डेविड का मदर है, यानी कि माँ है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि ये यहाँ पर सारा में मान लिया, और सारा कौन है, डेविड के माँ है, यहाँ पर डेविड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आना इस पॉइंट में, ये सैम है और ये देखो सारा है, एरो इस प्रकार से है। तो सारा कौन है, सैम का फ्रेंड है, यानी कि दोस्त हैं। तो देखिए जो दोस्त भी होता है वो अभी सेम पीढ़ी में आता है। तो मैं मान लिया कि सारा जब यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका सेम दोस्त आ गए। ओके, अब आना इस लाइन पर। अब देखिए ये जोसेफ और यहाँ पे सरा, एरो इस प्रकार से हैं। सरा कौन है जोसेफ का, तो सिस्टर है। जोसेफ का सरा कौन है, सिस्टर है। तो देखो यहाँ पर ये तो भाई पहले से ही यहाँ पर फीमेल है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पर जोसेफ यहाँ पर आ जाएगा, जोसेफ यहाँ पर हो गया। अब ये भाई मेल है कि फीमेल है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। क्लियर। अब आना उसके बाद नेक्स्ट, ये देखो पॉल है और देखो यहाँ पर ये सरा है। अब देखना जो सरा है पॉल का क्या है, डॉटर, यानी कि बेटी। अब देखो पॉल भाई यहाँ पर आ जाएगा, पॉल यहाँ पर आ जाएगा, और देखो पॉल का क्या हो गई, बेटी हो गई। क्लियर। अब पॉल मेल की फीमेल ये भी स्पष्ट नहीं है। अब आना नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखना यहाँ पर ये सरा है और यहाँ पर ये देखो जॉन, इसके बीच में देखना यहाँ पर ये, तो ये एरो इस प्रकार से हैं।
देखिए जॉन के ये जो सरा है कौन है, आंटी है। देखो आंटी का मतलब होता है 4 गो आंटी होता है हिंदी में, एक तो फुआ, मौसी, मामी और एक अपना चाची होती है। देखो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है आंटी का मतलब बुआ। देखो जॉन नाम से स्पष्ट है कि जॉन क्या है, ये मेल है, और जोसेफ ये भी मेल हो गया, ये तो फिक्स है नाम से। तो देखो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जोसेफ का ये कौन है, जॉन ये लड़का है, तभी ना भाई जॉन सारा को ये बुआ बोलेगा, कन्फर्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठ गए। अब देखना यहाँ पर प्रश्न में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा प्रश्न में पूछा गया है कि जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, यानी कि जो जोसेफ है वह जॉन को क्या कहेगा, बेटा कहेगा, यानी कि पुत्र कहेगा। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से हैं। ऑप्शन 1 है बेटा, ऑप्शन 2 है भतीजी या भांजी, ऑप्शन 3 ये है, ऑप्शन 4 ये है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है बेटा, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये, वैसे ये प्रश्न रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर जो ये सीरीज है इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ये यहाँ पर बी और सी और देखिए यहाँ पर ये डी हो गया, 2 2 4 1 5। अब देखना उसके बाद यहाँ पर सी है और यहाँ पर खाली हो गया। अब देखो सी खाली, डी और यहाँ पर ई हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये बी सी डी है, तो देखो यहाँ पर सी यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे सी होगा, तब सी डी ई हो गया, क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब आना, यहाँ पर क्या है, डी है, डी और खाली स्थान ई और एफ है। तो स्पष्ट यहाँ पर ये हुआ कि डी ई एफ होगा, यानी कि यहाँ पर ई फिलअप हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ई, अब आना इधर ई एफ, अब देखो यहाँ पे जी हो गया, क्लियर है। अब आना यहाँ से एफ जी, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एच आना चाहिए, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। अब आना इस वाले में, अब यहाँ पर आना, ये हो गया जी और यहाँ पर एच, तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पर फिर यहाँ पर एच आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फिलअप हो गया। फिलअप क्या हुआ, CEH, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, CEH। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या किया गया, एफ को डी, ए को वाई, टी को आर किया गया है, एच एफ ई सी आर पी। देखो हर एक लेटर में 2 2 2 माइनस किया गया है, तो आप भी यहाँ पे कर लो ये फैमिली में। देखो एफ में 2 माइनस, डी और ए में 2 माइनस, वाई आएगा, एम में 2 माइनस, के और आई में 2 माइनस, जी एल में 2 माइनस, जे वाई में 2 माइनस, डब्ल्यू हो गया। तो डी वाई के जी जे डब्ल्यू, देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, डी वाई के जी जे डब्ल्यू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया शब्दों के बीच इस प्रकार का फिगर बन सकता है। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। देखिए बारी बारी से यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन 1 में देखिए दिया गया है इंजीनियर, स्नातक, फ्रीलांसर है। अब देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर हैं वह स्नातक हो सकते हैं, यानी कि इंजीनियर और स्नातक के बीच ऑल का केस बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। और देखिए फ्रीलांसर और इंजीनियर के बीच सॉम का केस बनता है, और स्नातक और फ्रीलांसर के बीच भी सॉम का केस बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ये हो गया फ्रीलांसर हो गया, और ये इंजीनियर हो गया, और ये आपका स्नातक हो गया, क्लियर।
यानी कि इस प्रकार से बन सकता है ये ऑप्शन 1 वाला। और देखिए ऐसा ही फिगर यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी रुकना, देखना ऑप्शन 2 यहाँ पर। देखिए ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है, इंजीनियर, डॉक्टर और ये स्नातक। देखिए इंजीनियर और स्नातक के बीच तो ऑल का केस बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के बीच सॉम का केस नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर इंजीनियर भाई नहीं हो सकते हैं और ना ही कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं। इसलिए स्पष्ट यहाँ पर है कि इंजीनियर और डॉक्टर के बीच सॉम का केस नहीं बनेगा, ना ही डॉक्टर और स्नातक के बीच भी सॉम का केस बनेगा। इसलिए स्पष्ट हो गया कि भाई ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होगा। भाई समझना ध्यान से। अब उसके बाद नंबर 3, ये डॉक्टर हैं और ये सर्जन हैं, तो देखो डॉक्टर और सर्जन के बीच तो ऑल का केस बन जाएगा, इस प्रकार से बन गया। लेकिन यहाँ पे बेचारा बचा नर्स। अब देखो भाई यहाँ पर ये डॉक्टर और सर्जन से सॉम का केस नहीं बना पाएगा, क्योंकि डॉक्टर और नर्स में सॉम का केस नहीं बनता है और ना ही सर्जन और नर्स में सॉम का केस बनेगा। ओके, इसलिए भाई ये भी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। अब देखना उसके बाद ऑप्शन 4 आना, ये डॉक्टर हैं और ये फ्रीलांसर हैं, ये इंजीनियर हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर के बीच दोस्त यहाँ पे ऑल का केस नहीं बनेगा। भले फ्रीलांसर में सॉम का केस बन जाएगा डॉक्टर और इंजीनियर के बीच, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर के बीच ऑल का केस नहीं बनेगा किसी भी हालत में। इसलिए भाई ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो परफेक्ट ये वाला फिगर कौन दे रहा है, ऑप्शन 1 दे रहा है, इंजीनियर, स्नातक, फ्रीलांसर। इसलिए ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन 1 में भूकंप है, ऑप्शन 2 में बाढ़, ऑप्शन 3 में दुर्घटना, ऑप्शन 4 में ज्वालामुखी। भूकंप है, बाढ़ और ये ज्वालामुखी एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है, लेकिन यहाँ पे जो ये दुर्घटना है यह प्राकृतिक घटना नहीं है, इसलिए यही यहाँ पे असंगत हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वही डायरेक्शन का प्रश्न है। लैंग्वेज लंबा है, डरना मत भाई इससे। देखिएगा हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। यहाँ पे ये प्रश्न इस प्रकार से है। देखिए, सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। सुधा है, वह अपने घर की दिशा बता रहे हैं रुचि को रुचि के घर से। मैं मान लिया कि रुचि का जो घर है वह यह है, यह रुचि का घर है। रुचि का क्या है, ये घर है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, उसने रुचि को बताया कि यदि तुम पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती हो, यह ईस्ट में कितना का डिस्टेंस 30 का तय कर ली, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 40 मीटर की दूरी तय करती हो, यानी कि ऊपर कितने का 40 का, तुम एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी। अब देखो भाई यहां पर एक्स पॉइंट पर ये पहुंच गई। क्लियर। अब आना अलग रंग से, वहां से अपने दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज 30 चली। देखो यहां से ये फिर 30 चली, 30 चल गई, दूरी तय करना, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करना। देखो फिर यहां से दाईं ओर मुड़ी, यानी कि नीचे कितना 20, और पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर फिर 20 चली। ओके, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर दूरी तय करना। दाईं मतलब क्या, फिर क्लॉकवाइज। देखो यहां पर एकदम सेम आ गई, ये 20। अब देखो ये यहां पे पहुंच गई। जैसे ही यहाँ पे पहुँची, देखो ये पूरा 40 है, ये 20, ये 20, तो भाई ये भी तो भाई 40 हो गया ना, यानी कि एकदम इसका लाइन एकदम सेम है, इसका लाइन एकदम पूरा क्या है, सेम है। क्लियर। अब देखो ये यहाँ पर पहुँच गई, तो तुम मेरे घर पहुँच जाओगे, यानी कि
यह जो पॉइंट है यह सुधा का घर है, सुधा का घर है। क्लियर। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूर पर और किस दिशा में है। देखिए सुधा का घर ये है, रुचि यह है, कितना डिस्टेंस है भाई, कितना डिस्टेंस है। देखो यहाँ से यहाँ तो 30 हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ पर ये 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, और 60 20 कितना हो गया, 80 हो गया। यानी कि 80 डिस्टेंस है, 80 डिस्टेंस हो गया। अब भाई डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ईस्ट है ना, स्पष्ट हो गया। यानी कि ईस्ट की ओर 80 मीटर की दूरी पर है किसका घर, सुधा का घर। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये मैथ का प्रश्न आ गया है, ये थोड़ा दो इसको। देखिए ये प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। और देखो भाई ऐसा प्रश्न है अब आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यह प्रश्न जो है यह कोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यह स्पेशल प्रकार के प्रश्न है कोडिंग का। बहुत बच्चे कभी जीवन में ऐसा प्रश्न नहीं देखे होंगे तो भाई वह फंस जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। चलिए आगे आपको बहुत शिफ्टों में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पर ये ऑरेंज है, 4 अलग अलग कोड में इसको लिखा गया है। कोड 1 है, कोड 2, कोड 3, कोड 4। अब देखो भाई इसको किस प्रकार से लिखा गया है कोड में। मेन आपको पकड़ना है कि कोड में जिस प्रकार से लिखा गया है उसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले मैं इसका लॉजिक में पकड़ रहा हूं। कोड नंबर 1 का लॉजिक क्या है, OP 1 + RS 1 + AB 1 + NO 1 + GH 1 + EF 1+। कोड 1 का लॉजिक क्या है, अ लेटर 1 1 प्लस किया गया है। ओके। अब देखिए कोड 2 का लॉजिक क्या है, ON -1 RQ -1 AZ -1 NM -1 GF -1 ED -1। तो इसका लॉजिक भाई क्या हो गया, -1 किया गया। क्लियर। अब देखिए कोड 3 में OQ 2 + RT 2 + AC 2 + NP 2 + GI 2 + EG 2+। तो यहाँ पर लॉजिक है 2+ का। अब देखना कोड नंबर 4 में OP 1 + RT 2 + AD 3 + NR 4 + GL 5 + E के 6+। तो यहाँ पर जो लॉजिक है पहले 1 प्लस करना है, उसके बाद 2 प्लस करना है, उसके बाद 3 प्लस करना है, उसके बाद 4 प्लस, उसके बाद 5 प्लस, उसके बाद 6+। तो यह कोड का लॉजिक हो गया। अब देखिए इसी के आधार पर आपको प्रश्न को हल करना होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस कोड में शब्द फीस को GKVL लिखा जाता है। अब देखो भाई इसमें लॉजिक पहले क्या हो रहा है, FG 1 + IK 2 +, SB 3 +, HL 4+। यहाँ पर जो लॉजिक है वह कोड 4 का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसलिए स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर होने वाला है कोड 4 होगा। देखिए कोड 4 दिया गया है ऑप्शन 3 में, कोड 4। तो भाई ऐसा प्रश्न जब भी आपको दिखे कहीं पर भी तो आपको इसी प्रकार से हल करना होता है। और आगे ऐसा प्रश्न बहुत शिफ्टों में पूछा गया है, एकदम छीछा लेदर किया गया प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, वैसे ही अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रश्न से आपका ज़िंदगी सुनसान हो गया हो या होने वाला भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो बस फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।